हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आपको एक स्पेशल इशू की ब्रीफिंग देना चाहता हूं। इसके लिए स्पेशल वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड वो स्पेशल इशू है अभी अभी रामनाथ गोयन का स्पीच में एस जयशंकर ने इंडिया के फॉरेन अफेयर्स और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको लास्ट 6 डिकेड में, पिछले 60 दशकों में किस तरह से अपना रूप बदला है, अपने स्टेजेस चेंज हुए हैं, उनको उन्होंने बहुत ब्रीफली अराउंड 60 मिनट्स 50 मिनट्स अराउंड 50 to 60 मिनट्स का एक वीडियो है। उस वीडियो में उन्होंने, उस स्पीच में उन्होंने उसको कंक्लूड किया है। उसको और ज़्यादा बेटर एनालिटिकल और ज़्यादा बेटर इजी वे में समझाने के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। एस जयशंकर सर ने इस स्पीच में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पूरे अराउंड 6 फेजेस में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट फेज उन्होंने बताया है 1947 सिंस इंडिपेंडेंस टू 1962, जब तक इंडो चाइना वॉर हुआ था। इस एरा को उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म का एरा कहा है। ऑप्टिमिज्म का एरा होने का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा सकारात्मक थे, बहुत ज़्यादा आशावादी थे। इसका अर्थ यह निकलता है कि जब इंडिया और इसके साथ बहुत सारे कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, तो ये डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थे और ये किसी भी तरह से अलाइंड नहीं होना चाहते थे, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्म काम में आता है, दैट इज कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब दो जो ध्रुव हैं, रशियन ध्रुव, रशियन पोल एंड अमेरिकन पोल, उन अम्ब्रेला के नीचे अलग अलग कंट्रीज ने अपना ग्रुप बना लिया था। एक कैपिटलिस्टिक था, एक सोशलिस्टिक था। सो जो सोवियत्स थे या जो कंट्रीज रशियन सिस्टम को फॉलो करते थे, उन कंट्रीज का अपोजिशन कैपिटलिज्म में था, अमेरिकन ग्रुप में हुआ करता था। बट न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जिसका इंडिया लीडर हुआ करता था, इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया था और उसका नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखा था, दैट इज गुट निरपेक्षता। ये किसी भी गुट में नहीं शामिल होना चाहते थे। सॉरी। इस चीज को लेकर इंडिया बहुत ज़्यादा आशावादी था और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। परंतु ये मिथ इंडिया का कि हम बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में और हमारे साथ सभी देश बहुत ज़्यादा सकारात्मक हैं, या वर्ल्ड कम्युनिटी का जो रवैया है वो इंडिया के लिए बहुत सकारात्मक है, ये मिथ 1962 में टूट गया था, 1962 में। और 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, तब इंडिया अपने ऑप्टिमिस्टिक व्यू से रियलिस्टिक व्यू की तरफ आया कि यथार्थ में क्या होता है, यथार्थवाद की तरफ आगे बढ़ा है। और वहां से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा एरा शुरू होता है। सो द सेकंड इज एरा ऑफ रियलिज्म। इसमें जैसा कि जयशंकर सर ने बताया है कि इंडिया को सबसे पहले इस आशावाद से और ग्लोबल कम्युनिटी में गुट निरपेक्षता का लीडर होने के साथ साथ ये एंश्योर करना पड़ा, ये असर्टेन करना पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर होगी। अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया को 2 चीजों पर स्ट्रगल करना था। फर्स्ट थिंग ये थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है इंडिया की, वहां से इंडिया की सिक्योरिटी असर्टेन हो। इसके साथ में इंडिया को अपने डोमेस्टिक या घरेलू बाजार कहें या घरेलू अर्थव्यवस्था कहें, उसमें भी इंडिया को बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़े। जैसे कि यहाँ पर फूड सिक्योरिटी फूड की इनसिक्योरिटी हो गई थी, या जिसे हम कह सकते हैं कि खाद्य उपलब्धता भारत में कम हो गई थी। एंड फिर हमने देन वी स्टार्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑब्वियसली। उसके बाद में हमने HYV यील्ड वाले जो स्पेशल सीड्स हैं उनको हमने अडॉप्ट किया था, दैट इज अनदर थिंग। सो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर फॉरेन सिक्योरिटी या नेबरिंग कंट्रीज से सिक्योरिटी के साथ साथ इंडिया को इंटरनल जो इकोनॉमी थी उसके फ्रंट पर भी स्ट्रगल करना पड़ा था। सो इस सब के बीच में एक और चीज हुई इन द सेकंड फेज आफ्टर 1962। इंडिया का 65 में इंडो पाकिस्तान का वॉर हो गया। उसके बाद में पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर का जो मैटर है उसको सेटल डाउन कर दिया जाए। एंड इस प्रभाव में कहिए या इस इन्फ्लुएंस में कहिए, इंडिया ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया। एंड ये ताशकंद एग्रीमेंट पीस ट्रीटी थी। इस सिचुएशन के बाद में एक और चीज आई थी, दैट वाज नेहरू और कैनेडी के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनके नेहरू के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। उन रिलेशंस के टाइम पर यह भी हुआ था
कि इंडिया को अमेरिका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा था, और जैसा कि जयशंकर सर ने कहा है 1965 के अराउंड एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट अमेरिका और इंडिया ने साइन किया था। इस एग्रीमेंट के बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, यस ऑब्वियसली। और उसके बाद में एक 2 स्टार जनरल रैंक के पर्सन, या ये कहिए कि एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन फोर्सेस का दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ था टू सिक्योर द इंडिया। एंड इसी सब सिचुएशन के बीच में इंडिया में एक और चेंजेस हुए थे कि सडनली इंडिया ने 1966 के टाइम तक आते आते रशिया के साथ भी एक फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, जिसमें अगर इंडिया और रशिया दोनों में से किसी के साथ भी किसी तरह का रिटेलिएशन होता है, किसी तरह का अटैक होता है, तो उसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सो इट वॉज अ यू टर्न कि हमने 1965 अराउंड में अमेरिका के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी साइन करी, एंड देन वी साइंड a treaty with Russia, and then another term of India and Russia relation was started since 1971, after 1971, because इंडिया को जब इंडिया पाकिस्तान जो सेकंड वॉर जो हुआ था 1971 में, और जब बांग्लादेश नया कंट्री बना था, उस टाइम पर सोवियत फोर्सेस ने या सोवियत वेसल्स ने इंडिया को सपोर्ट किया था। और ये चीज ऐसी थी जिसके बाद में इंडिया बहुत ज्यादा सोवियत इन्फ्लुएंस में आ गया था, और ये एक ऐसा दौर था जिसमें इंडिया कॉन्टिन्यूस सोवियत दौर में था, जिसमें हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इकोनॉमी या डोमेस्टिक पॉलिसीज भी इवन आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा सोवियत इन्फ्लुएंस्ड या कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस्ड होने लगी थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जितना प्रोडक्शन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू हुम वी प्रोड्यूस, इस क्वेश्चन के जवाब के लिए हर जगह गवर्नमेंट सामने आती थी। प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन बहुत कम हो गया था, और गवर्नमेंट सेक्टर का सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इंटरवेंशन बढ़ा दिया गया था। बट द थर्ड फेज स्टार्टेड एज जयशंकर सर फ्रॉम 1971 टू 1991, जिसमें इंडिया एंड रशिया बहुत ज्यादा क्लोज थे और इंडिया रशिया के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में था। बट सडनली ये हुआ था कि 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद से जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी या जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी, उनका ये रिजल्ट रिवील हो चुका था कि इन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए जिस सिस्टम को सोवियत कंट्रीज फॉलो कर रहे थे, वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, या एक ग्लोबल जीडीपी के लेवल पर देख लें या किसी कंट्री की ग्रोथ के लेवल पर देख लें। जो एक्सपेक्टेड था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी से हटकर सोशलिस्ट सोसाइटी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, वो कम्युनिस्ट सिस्टम जो इन्होंने डेवलप किया था, जो मेंटेन किया था, वो सिस्टम बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ था। और इवेंचुअली 1989 में आते आते जो सोवियत कम्युनिटी थी, यूएसएसआर जिसे कहा जाता था, वो कोलैप्स हो गया, और अराउंड 14 कंट्रीज, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, रोमानिया, ये सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये सारे नए कंट्रीज एस्टेब्लिश हुए थे। और उसके बाद में रशिया एक अलग कंट्री रह गया, सोवियत जो ग्रुप था, यूएसएसआर जो ग्रुप था, वो कोलैप्स हो गया। सडनली इंडिया ऑल्सो रियलाइज्ड, एंड इस सब के साथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। सोवियत कोलैप्स हो जाने के बाद इंडिया, उस इन्फ्लुएंस से इंडिया को बाहर आना था। एंड अनदर इज इंडिया ने फर्स्टली इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज को अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइंड किया था। इट वॉज इंडियाज फोर्थ फेज और इंडियाज फोर्थ स्टेज ऑफ इंडियाज फॉरेन डिप्लोमेसी। इस फोर्थ स्टेज में आफ्टर 1991 टू 2000 तक के काल में इंडिया इस इन्फ्लुएंस से बाहर आया। इंडिया ने अपने यहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिसीज में ओपन मार्केट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज जो बोलते हैं, उनको अडॉप्ट किया। और ओपन मार्केट कंपटीशन, फेयर प्ले को हमने अलाउ कर दिया। लेसेस फेयर को कहीं ना कहीं इंडिया ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। इसी काल की बात करते हैं, द फोर्थ फेज आफ्टर 1991। इंडिया, या ये कहें कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में या वर्ल्ड फॉरेन रिलेशंस में अगर देखा जाए, ग्लोबल कम्युनिटी में देखा जाए, तो ये वो टाइम था आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर कि पूरी ग्लोबलाइज्ड सिस्टम में या पूरी जो दुनिया है उसमें अभी तक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिकल मैटर के बाद में विदेश नीति को मेंटेन करने में, विदेश नीति को बनाने में, विदेश नीति को फॉर्मुलेट करने के लिए
इकोनॉमी का नया डायमेंशन ऐड हो गया था। इकोनॉमिक डायमेंशंस के बाद में ये होने लगा कि कंट्रीज को अपनी इकोनॉमी पर भी ध्यान देना पड़ा और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स वो स्टार्ट हो गए जिनकी वजह से आपके विदेशी या अन्य देशों के साथ जो रिश्ते थे वो किस तरह से चलेंगे या किस तरह से मेंटेन होंगे, वो इकोनॉमी पर भी डिपेंड करने लगे। एंड आफ्टर द इकोनॉमिक ओपननेस इन इंडियन मार्केट हम इस चीज को स्टार्ट कर पाए या इंडिया अपनी इमेज पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में एज अ बिग मार्केट एंड इज ए ओपन मार्केट की तरह स्टार्ट कर पाया था। और उसकी वजह से इंडिया की जो ग्लोबल कम्युनिटी में छवि थी वो इतनी अच्छी हो गई थी, या ये कहें कि इंडिया को लेकर इतना ज़्यादा पोटेंशियल पूरे वर्ल्ड की जो निगाह थी इंडिया की तरफ वो इतनी अच्छी हो गई थी कि इंडियन मार्केट से हम बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म उनका जुड़ गया था, आशावाद उनका जुड़ गया था और उसको वो तोड़ना नहीं चाहते थे। इस सिचुएशन में इंडिया ने 1998 में पोखरण सेकंड टेस्ट कर लिया और इस टाइम पर अमेरिका इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया था, बिकॉज इससे पहले के काल में 1991 की वापस से अगर बात करें तो यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद में जब इंडिया भी या इवन यूएसएसआर कंट्रीज जो रशिया से अलग हुए थे और इवन मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पर रशियन कंट्रीज भी कैपिटलिस्ट रूल्स जो है ओपन मार्केट पॉलिसीज है उनको अडॉप्ट कर रहे थे, इंडिया ने भी उन्हीं को अडॉप्ट किया। सो जो बाइपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, जो दो ध्रुवीय स्थितियां हुई करती थी विश्व की पूरी राजनीति में, वो दो ध्रुव खत्म हो गए और एक ही ध्रुव रह गया था, इट वॉज अमेरिका। एंड देयर इज नो नन अलाइनमेंट, आप एक ध्रुव के ही अंडर में है, पूरा वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया था एंड अमेरिकन हेजेमनी was the only truth of that time. So इस सब के बीच में इंडिया ने 1998 में जो पोखरण परीक्षण किया था, अमेरिकन जो पॉजिटिव था या वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिकन ग्रुप के जो पहले से हुआ करते थे कंट्रीज, उन सबका इंडिया को लेकर वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए और इंडिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। बट एज जयशंकर सर कोटेड दैट कि इंडियन ओपन मार्केट पॉलिसीज और इंडियन इकोनॉमी की जो साइज थी और जो ग्रोथ रेट थी उससे हम ये मेंटेन कर पाए या ये एंश्योर कर पाए कि इन सभी देशों के सैंक्शंस लगाने के बाद भी इंडिया पोखरण टेस्ट कर पाया और उस पोखरण टेस्ट के बाद के सैंक्शंस में भी हम सरवाइव कर पाए थे। अनदर थिंग, एक बड़ी घटना पूरे वर्ल्ड में हुई थी, दैट वाज 9/11। उससे पहले तक टेररिज्म जो था उसको वेस्टर्न कंट्रीज सेक्टोरल वायलेंस समझते थे या ये सोचते थे कि ये रीजनल प्रॉब्लम है, ये अमेरिका इस तरह से इसको ट्रीट करता था कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर्ड एरिया में यहाँ पर कहीं पर टेररिज्म है, अफगानिस्तान अफ पाक बॉर्डर पर या गिलगित बल्तिस्तान एरिया जो है या फिर ईरान एंड पाकिस्तान जो एरिया है या मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में अगर है लाइक बोको हराम एंड ऑल, सो ये एक रीजनल प्रॉब्लम है और ये अमेरिका को किसी भी तरह से या वेस्टर्न कंट्रीज के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है। एंड अनदर थ्योरीज है जो आप जानते होंगे या आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज हम किसी और वीडियो डिस्कशन में उनको लाएंगे कि अमेरिका ने किस तरह से टेररिज्म को पहले सपोर्ट किया था जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर या रशियन फोर्सेस इन्वेड करती हैं और उस टाइम पर यूएसएसआर को टारगेट करने के लिए या यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो टेररिज्म है या जो तालिबान है उसको अमेरिका ने पाला पोसा था, उसको फोस्टर किया था। सो दैट इज उस सिचुएशन तक आते आते मैं फोर्थ फेज की बात कर रहा हूँ, 1991 से जो स्टार्ट हुआ था 2000 तक के एरा में, 2001 में एक ऐसी घटना होती है जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को हिला देती है, दैट इज 9/11। आप सभी ने सुना होगा, अमेरिका पर अटैक हुआ था, टेररिस्ट तालिबान ने अटैक किया था। एंड 9/11 के बाद में पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने इवन इन द लीडरशिप ऑफ अमेरिका इन्होंने ये रियलाइज किया कि वास्तव में टेररिज्म एक ऐसी घटना है जो सेक्टोरल या रीजनल नहीं होकर ग्लोबल है, जो पूरी ग्लोब को इम्पैक्ट करती है और इसको कंट्रोल करना, इसका रिटेलिएशन करना और इसको किस तरह से चेक एंड बैलेंस किया जाए, ये इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और इस सिचुएशन में इंडिया की छवि एक अच्छे कंट्री के रूप में थी जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं थी और वापस से पोखरण 2 के बाद भी इंडिया के साथ वापस से रिलेशन अमेरिका अच्छे करने के लिए मजबूर हो गया एंड इंडिया इसी दौर में एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभरने लगा था आफ्टर 2003।
व्हाट इज द बैलेंसिंग पावर, किसको बैलेंस करना था? एक थ्रू अमेरिका था, और सन 2000 के बाद से चाइना एक उभरती हुई नई पावर के रूप में सामने आ रहा था। उस नई पावर को इस एरिया में बैलेंस करने के लिए भी इंडिया को लेकर इन सभी कंट्रीज में बहुत ज्यादा सकारात्मकता थी। सो जो वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक एक्सिस था या जो ध्रुव था वर्ल्ड कूटनीति का, वो अटलांटिक सी से शिफ्ट होकर एशिया पैसिफिक एरिया में शिफ्ट हो गया था, और यहां पर इंडिया चाइना को बैलेंस करने वाली एक बड़ी पावर के रूप में उभरने लगा था। इसी सिचुएशन के बाद में इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था, स्टैंड ऑफ हुआ था। स्टैंड ऑफ का मतलब दोनों फोर्सेज आमने सामने हो गई थी कारगिल के बाद में, जिसे ऑपरेशन पराक्रम बोला जाता है। ये 2002 में हुआ था, स्टार्ट और अक्टूबर 2002 में हमने एंड कर दिया था। बट ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पर हमारी सारी फोर्सेस का सडन मूवमेंट बॉर्डर पर हुआ था। बॉर्डर एरिया में सारी फोर्सेस अलोंग विद द पाकिस्तान फ्रंटियर एरिया में बहुत ज्यादा तैनात हो गई थी। हमने सभी को हाई अलर्ट पर कर दिया था। ये एक स्टैंड ऑफ था, यहाँ पर जंग नहीं हुआ था, बट जंग होने की सिचुएशन थी, युद्ध कभी भी स्टार्ट हो सकता था। और ये करीब 6-8 महीने चला था। और इस सिचुएशन को ग्लोबल कम्युनिटी ने, इवन अमेरिका ने, आफ्टर 9/11 इंडिया को सपोर्ट किया था। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई अमेरिका सपोर्टेड द इंडिया। एंड अगेन 2005 तक आते आते स्थितियां और ज्यादा सकारात्मक हो जाती हैं इंडिया के फेवर में। और 2005 ने जो वाजपेयी एरा में जो होमवर्क किया गया था, उस होमवर्क को फाइनलाइज किया गया, और इंडिया और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हो जाती है। इंडिया को अमेरिका एनएसजी में, इन सब में सपोर्ट करने लगता है, एंड ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। देन जयशंकर सर इवेंचुअली described the sixth phase of Indian foreign policy since 2013 Narendra Modi era, and he described it is energetic engagement। बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बहुत सारे देशों से एंगेजमेंट का एक काल शुरू हुआ है। और इस काल के इन्होंने 5 बास्केट्स बताए हैं, या ये कहें कि इस 6th फेज के फर्दर 5 ऐसे अलग टर्म्स बताए हैं, या ऐसे 5 टारगेट्स बताए हैं जिनको हमें एनालाइज करना है। और इट कुड बी ए बेटर आंसर अगर वर्तमान में या पिछले 5 सालों से या पिछले दशक से भारतीय विदेश नीति के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आता है, तो इट कुड बी ए बेटर इंट्रोडक्शन, कुड बी ए बेटर कंक्लूजन। सो इन 5 बास्केट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट इज ही डिस्क्राइब्ड, आई कोट, ग्रेटर रियलिज्म इन स्टेट ऑफ ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होकर, हमने किसी भी तरह की गलतफहमी अपने मन में नहीं रखकर, यथार्थवादी होकर हमने अपने रिश्ते बनाए हैं। भारत ने किस देश के साथ किस तरह के रिलेशन करने हैं, लाइक कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना हमारे साथ, हम ट्रेड डिसबैलेंस में है, बट चाइना और इंडिया 1962 के बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक सिंगल बुलेट बॉर्डर पर कभी फायर नहीं की गई है। वाई? ये अपने आप में एक शांति को स्थापित करने का, शांति को मेंटेन करने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब इंडिया चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और अदर फ्रंट पर अगर देखें, जैसे WTO में जो एग्रीकल्चर वेवर को लेकर बात है, जिसमें चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ये सारे कंट्रीज में चाइना के साथ भारत सपोर्ट करता है। सेकंड, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पर देखें तो उन एस्पेक्ट्स पर इंडिया, चाइना दोनों एक साथ पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में एज ए लीडर लीड कर रहे हैं। थर्ड चीज को देखते हैं, अगर हम रियलिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री के साथ होंगे, सिर्फ एक कंट्री हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। द सेकंड थिंग इज अमेरिका सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी अलाइनमेंट के मामले में अमेरिका के साथ भारत के संबंध बढ़ते जा रहे हैं। और अमेरिका रशिया की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो अभी तक विश्व में कभी खत्म नहीं हुई है, ये दोनों कभी मित्र नहीं हुए हैं, पर फिर भी इंडिया बेटर मेंटेन करते हुए रशिया के साथ अभी हमने S-400 ट्रम्प मिसाइल का एग्रीमेंट साइन किया, उसके कंसाइनमेंट्स आने लगे हैं, रफाल हमने कहीं और से परचेज किया है। सो इस सिचुएशन में इंडिया ज्यादा यथार्थवादी होकर ऑप्टिमम रूप से अपने हितों को किस तरह से सिक्योर किया जा सकता है, उस तरफ इंडिया आगे बढ़ रहा है। द सेकेंड बास्केट इज इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द डिप्लोमेसी। 1991 के पहले तक इंडिया में ये हुआ करता था कि यहाँ पर गवर्नमेंट होल्डिंग सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा होती थी, और हम सेल्फ रिलायंस की बात करते थे कि सारी चीज़ें हम अपने से डेवलप करेंगे, और हमारी आत्मनिर्भरता की हम बात किया करते थे। उस आत्मनिर्भरता को हमने अचीव कर लिया। हम नेशनल फूड सिक्योरिटी को ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं,
बट जिन चीज़ों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो सकता, या सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए इकोनॉमी में, और हम टर्शरी सेक्टर में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इंडिया सर्विस सेक्टर में बहुत अग्रणी है, तो उनको ज़्यादा इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं जो विदेश नीति को ड्राइव करते हैं। वर्तमान में इंडिया ने इन चीज़ों को रियलाइज किया है कि इन ड्राइवर्स पर फोकस करके जिन चीज़ों पे हम अपना ऑप्टिमम हित टारगेट कर सकते हैं और इकोनॉमी को किस तरह से बेस बनाकर अपने विदेशी संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे अभी इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया है या उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया है, अगर देखा जाए तो उसका रीजन यह है कि नो डील इज गुड देन अ बैड डील। अगर हम किसी समस्या में उलझते उससे बेटर है कि हमने कोई डील ही नहीं करी। सो थर्ड फेज पर आता हूं, दैट इज मल्टीपोलर रियलिटीज। अब की सिचुएशन ये है वर्ल्ड में कि सिर्फ अमेरिका एक हेजेमोनिकल पावर नहीं रहा है। ऑब्वियसली 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में चाइना एक उभरती हुई पावर था। उसके साथ में एक और चीज है कि कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको साथ में आपको मल्टीपल एंगेजमेंट्स रखने पड़ते हैं, लाइक इजराइल, लाइक फ्रांस, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक जापान। और मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहां पर बहुध्रुवीय व्यवस्था अभी स्थापित हो रही है, उसमें इंडिया ने ऐसे सभी कंट्रीज के साथ रशिया, जापान, चाइना, अमेरिका, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को देखा जाए या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज को देखा जाए, अफ्रीकन कंट्रीज को देखा जाए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज को देखा जाए, जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, उन सबके साथ में इंक्लूडिंग इंडियाज नेबरहुड, हमारे आसपास के पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ में, जैसे कि अभी 29 नवंबर को नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट श्रीलंका के इंडिया का दौरे पर आ रहे हैं, जिसको उन्होंने आज कल में ही एक्सेप्ट किया है, इंडिया की तरफ से इन्विटेशन था। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन कर रहा है, दैट इज द थर्ड बास्केट। फोर्थ इज इंडिया इज कैलकुलेटिंग एंड टेकिंग रिस्क। एस जयशंकर सर ने इसको एलेबोरेट किया है फर्दर, लाइक बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने करी, उससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। सो ये कैलकुलेटेड रिस्क थी जिनको हम ले सकते थे। थर्ड थिंग, 370 को एब्रोगेशन करना जम्मू कश्मीर से। उसके बाद में वर्ल्ड कम्युनिटी क्या प्रोटेस्ट करेगी, जम्मू कश्मीर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो क्रिएट नहीं हो जाएगा। लाइक अदर थिंग पर जाते हैं, अगर हम रोहिंग्यास को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, उनको हम इलीगल माइग्रेंट्स मानते हैं। ये सारे इस तरह के जो रिलेशंस हैं या इस तरह के जो रिस्क हैं, ये मोदी एरा में गवर्नमेंट अभी ले पा रही है, या भारत सरकार मोदी काल जो चल रहा है इसमें इन रिस्क को बेटर कैलकुलेट करके ऐसे रिस्क हम उठा रहे हैं। एंड लास्ट, द फिफ्थ बास्केट, रीड द ग्लोबल टी लीव्स राइटली। इसका मतलब है कि जो कंट्रीज हैं जो इंडिया के एक्चुअल में फेवर में हो सकते हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं लाइक इंडोनेशिया है, लाइक टर्की है, वो इंडिया के एक्चुअल में फेवर नहीं होकर उसके नेगेटिव जा रहे हैं। सो उन रिटेलिएशंस को किस तरह से मेंटेन करना है, और इस मल्टीपोलर सिचुएशन में जो कंट्रीज हैं इंडिया के सपोर्ट हो सकते हैं या इंडिया को ऑप्टिमम यूटिलाइज इंडिया कर सकता है, वो हम टारगेट कर रहे हैं। दैट इज द 5 बास्केट्स या 5 पिलर्स ऑफ इंडियाज करंट फॉरेन पॉलिसी। सो गाइज, ये एलेबरेशन मैंने ब्रीफ करने का ट्राई किया है इजी लैंग्वेज में, जिसे आप समझ सकें, और ये हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, आने वाले सिविल सर्विसेज के, स्टेट सर्विसेज के जो आपके इंटरव्यूज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, जहां पर अगर इंडिया की डिप्लोमेसी या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात की जाए और उसको 60 दशकों में आप किस तरह से बता सकते हैं, किस तरह से एलेबरेट कर सकते हैं। एस जयशंकर सर से अच्छा कोई पर्सन ऐसा नहीं हो सकता था जो ब्रीफली इसको एनालाइज कर दे, जिसको मैंने यहाँ पर कोट किया है। ओके, सो वी विल मीट इन अनदर वीडियो विद अनदर इश्यूज। ओके, बाय बाय।